वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इससे जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन का, उसके में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसके बारे में और फोर्स के बारे में स्टडी किया था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको कंसेप्ट के बारे में डील करना होता है, कंसेप्ट को अच्छी से समझना होता है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट आ गया तो आप किसी भी न्यूमेरिकल्स के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे इजीली आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आईआईटी जे, नीट, एम्स या फिर किसी ओलंपियाड में या किसी स्कॉलरशिप टेस्ट में या स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई सब में एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो लॉज ऑफ मोशन में जब स्टार्ट करते हैं कि तो सबसे पहले न्यूटन्स ने इसको बताया था कि न्यूटन्स ने अपने मोशन के लॉज दिए थे कि यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास कौन कौन से लॉज है जो उसको फॉलो करने चाहिए। जैसे कि कल हमने किया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसकी एक डेफिनेशन ये भी थी, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल उसको, और नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या होगा हमारा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में स्टडी करना है। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ है, उसने क्या बताया था, उसने ये बताया था कि अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है, न्यूटन्स का पहला नियम इस बात पे आधारित था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये क्या कहता है कि अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखता भी चलता हूं और सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ बॉडी इन मोशन then it try to remain in motion, वो बॉडी किस में रहना चाहेगी, मोशन में रहना चाहेगी। सबसे पहला पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करके चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ बॉडी इन मोशन देन इट ट्राई टू रिमेन इन द मोशन, वो मोशन में रहना चाहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग होता क्या है मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर। अब सपोज कीजिए कि आप बस में बैठे हुए हैं और बस चलती जा रही है, यू आर सिटिंग इन द बस एंड बस एंड मूविंग विद सम स्पीड एंड सडनली बस ड्राइवर अप्लाई ए ब्रेक। अब आपको पता है कि अचानक से बस ड्राइवर ब्रेक्स को अप्लाई करता है तो आप फॉरवर्ड में गिरोगे या बैकवर्ड में। सबको पता है अचानक से अगर कोई अब ब्रेक अप्लाई करेगा तो आप फॉरवर्ड में जाओगे। क्यों जाओगे, क्योंकि जब आप बस चल रही थी, बस मोशन में थी, तो आपकी बॉडी भी किस में थी, मोशन में थी। जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया तो आपकी बॉडी सडनली किस में आई, रेस्ट में आई। बट आपकी बॉडी किस में रहना चाहती है, मोशन में ही रहना चाहती है, इसलिए वो क्या जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन इट ट्राई टू रिमेन इन द मोशन। अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, क्योंकि अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो एक जर्क मिलेगा आपको, जो जर्क मिला आगे की तरफ जाने का। इसका दूसरा एग्जांपल मैं अगर दूं इनर्शिया ऑफ मोशन का, या इस मोशन के बारे में बताऊं तो क्या होता है इसका दूसरा एग्जांपल, एथलीट टेक लॉन्ग जंप। अगर आपने देखा होगा कि जंपिंग का होता है, जैसे कि ये कहते हैं कि यहां से यहां तक कितने मीटर का जंप लिया, ऐसे जंप को मेजर करता है, कोई बच्चा यहां कूदा, कोई यहां, वो लॉन्ग जंपिंग होता है। उससे पहले क्या होता है, रनर कुछ पीछे से भाग के आता है, दौड़ के आता है। क्यों आता है, क्योंकि पहले उसकी बॉडी को, अपनी बॉडी को किस में लेके आना चाहता है, मोशन में। पहले वो अपनी बॉडी को मोशन में लेके आने के लिए कुछ दूरी का लेता है, रन लेता है, रन्स लेता है, और उस रन के बाद वो क्या करता है, लॉन्ग जंप लेता है। तो ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ा सा वो पीछे से दौड़ के आएगा, फिर यहां से स्टेप लेके अपने आप को जंप देगा। तो वो किस लिए देता है, वो इसलिए देता था कि उसकी बॉडी मोशन में आ जाए, उसके पास मोमेंटम आ जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लंबा जंप ले सके। तो वो क्या हो जाएगा, मोशन में अगर कोई बॉडी है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, ये पॉइंट, ये जो इफ बॉडी इन मोशन, ये फर्स्ट पॉइंट है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट लेते हैं, इफ बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है, देन इट ट्राई टू रिमेन एट, देन इट ट्राई टू
रिमेन एट रेस्ट, ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। वो बॉडी किस पे रहना चाहेगी? रेस्ट के ऊपर रहना चाहिए। इफ ए बॉडी एट रेस्ट देन इट ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, ये बात। अब सपोज कीजिए कि आप एक बस में बैठे हुए हैं और वो बस बिल्कुल खड़ी हुई है, चल नहीं रही है, रेस्ट के ऊपर है। यू आर सिटिंग इन ए बस बट बस एट रेस्ट। सडनली बस ड्राइवर अप्लाई सम एक्सेलरेशन, इट स्टार्ट मूविंग विद सम वेलोसिटी। जैसे कि आप बस में बैठे हुए, बस रेस्ट के ऊपर है, एकदम से बस ड्राइवर ने उसको चलाना स्टार्ट कर दिया, तो आप किस तरफ जाएंगे? बैकवर्ड की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी किस में थी? रेस्ट में थी, और बॉडी रेस्ट पे रहना चाह रही थी, बट ड्राइवर आपकी बॉडी की जो रेस्ट पोजीशन उसको डिस्टर्ब कर रहा है। किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। तो उसके कारण आप क्या जाओगे? बैकवर्ड में जाओगे। इसका दूसरा एग्जांपल है, यू आर सिटिंग ऑन ए हॉर्स एंड हॉर्स इज एट रेस्ट। आप एक घोड़े के ऊपर बैठे हुए और घोड़ा क्या है? रेस्ट के ऊपर। अगर एक को एकदम चलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप बैकवर्ड में गिरोगे, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट के ऊपर थी, हॉर्स भी रेस्ट के ऊपर था। जैसे ही उसने चलना स्टार्ट किया, वो चलना शुरू होता है, तो होता क्या है? फिर आपकी बॉडी मोशन में आती है, जिसके कारण आप किस में जाओगे? बैकवर्ड में जाओगे। दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी कहते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट के बाद, इसका थर्ड पॉइंट। अब थर्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इफ ए बॉडी मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन देन ट्राई टू मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इफ थर्ड है बॉडी मूविंग इन ए डायरेक्शन देन it try to move in same direction। वो क्या ट्राई करेगी? उसी डायरेक्शन में चलने की ट्राई करेगी, सेम डायरेक्शन। इसका एग्जांपल में समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आप एक थ्रेड से किसी पेबल पत्थर को बांधते हैं और उस पत्थर को ऐसे घुमाते हैं सर्कल के अंदर। आपने बचपन में किया होगा, एक पत्थर को, जैसे ये पत्थर का टुकड़ा है, इस किसी रोप से बांध और उसको ऐसे घुमाते थे। सपोज करो कि जब ये रोप यहाँ पे पहुंची, ये पत्थर है, यहाँ पे होगा तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन होगी, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो डायरेक्शन इस तरफ होगी, और यहाँ पे होगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया और यहाँ पे आके ये ब्रेक हो गई है रोप, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करता रहेगा। ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे कि अब रेनी सीजन आता है, जब रेनी सीजन के अंदर आप देखते हो और वहां पे जैसे कीचड़ जो व्हील होते हैं बाइक के या गाड़ियों के, कार्स के जो व्हील होते हैं उस पे कीचड़ लग जाता है, मड लग जाती है। तो रोलिंग जो व्हील होता है व्हीकल का, वो मड को थ्रो करता है। अब सपोज करो जैसे ही रोलिंग व्हील इस पोजीशन के ऊपर आए, यहाँ पे मड लगी हुई, तो वो इस तरफ बैकवर्ड में फेंकेगा, आप देख सकते हो, उसको थ्रो करेगा इस तरफ। अगर वो यहां से फेंकेगा तो इस डायरेक्शन में थ्रो करेगा। वो भी किसका एग्जांपल है? डायरेक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके मैंने 3 एग्जांपल आपको बता दिए, तीनों एग्जांपल के साथ साथ उसके मैंने आपको पर्टिकुलर उनकी बातें समझा दी है कि इसमें क्या है। सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ बॉडी इन द मोशन देन इट ट्राई टू रिमेन इन द मोशन। इफ बॉडी एट रेस्ट देन इट ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। इफ बॉडी मूविंग इन द डायरेक्शन देन इट ट्राई टू मूव इन सेम डायरेक्शन। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। इसके साथ साथ कहा गया, ये बात बताई गई कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ होता है उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को किस नाम से भी जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आल्सो known as law of inertia, उसको इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के 3 पॉइंट मैंने लिए, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। उसी प्रकार यहाँ पे 3 पॉइंट होंगे। सबसे पहला जो हम लेंगे वो हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। ये रहा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हो कि बॉडी इन द मोशन देन इट ट्राई टू रिमेन इन द मोशन इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये सेम डेफिनेशन किसकी है? इनर्शिया ऑफ मोशन की है। जैसे कि आपने क्या कहा, अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी, कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो वो किसके ऊपर रहना चाहेगी? रेस्ट के ऊपर रहना चाहेगी। तो दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में जो पहला पॉइंट है वही इनर्शिया ऑफ मोशन है। इसका अगर एग्जांपल की बात करो तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले देता हूं कि कोई एथलीट है, वो क्या करेगा? एथलीट टेक लॉन्ग जंप।
क्या करेगा? एथलीट, आपको पता होगा कि जो एथलीट होता है वो अगर लॉन्ग जंप लेता है, अगर वो एथलीट टेक लॉन्ग जंप, आपको पता है एथलीट टेक लॉन्ग जंप बिफोर इट रन्स, बिफोर it runs small distance, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया, अगर कोई एथलीट है वो लंबा जंप उसको लेना है, लंबी दूरी तक कूदना है, तो वो पहले कुछ डिस्टेंस तक चलेगा, वो किसके कारण चलता है? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण चलता है। तो ये क्या करते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एथलीट टेक लॉन्ग जंप बिफोर इट रन्स स्मॉल डिस्टेंस, ये किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन या इनर्शिया ऑफ द रेस्ट? तो आपको बताना पड़ेगा कि दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ये किसका एग्जांपल है भाई? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। तो ये सब चीजें बताने के लिए, ये जो सब चीजें बतानी है, तो आपको उसमें आपको पता होना चाहिए किस कंसेप्ट का यूज हो रहा है, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन का यूज हो रहा है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का यूज कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपने आप को थोड़ा मोशन में लेके आया जंप लगाने से पहले। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड में, ये तो था पहला, इसके बाद हम चलेंगे सेकंड की तरफ। अब जो सेकंड वाला होगा हमारा वो हो जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की जब भी मैं बात करता हूं तो पहले ही आपको बताया था, अगर कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। तो इफ बॉडी एट रेस्ट देन इट ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, दिस इज द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन सेकंड वाली जो मैंने पहले ही आपको बता दी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में मैंने लिख दिया वो काफी है। इसका एग्जांपल ले सकते हो, सबसे पहला एग्जांपल तो यही है कि यू आर सिटिंग ऑन ए हॉर्स एंड हॉर्स इज एट रेस्ट, or you are sitting in the bus and bus is at rest. If a bus driver suddenly starts the bus or horse suddenly start to moving, then you fall backward due to the inertia of the rest. दूसरा, ये एग्जांपल तो बहुत सारी बुक में है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, इनिशियली देख भी लिया होगा, एक बोर्ड लेवल तक, ठीक है, आप लिख सकते हो। बट इसके अलावा की बात करता हूं, अगर आपको कोई दूसरा एग्जांपल करना हो तो कैसे करेंगे? सपोज कीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये ए स्ट्रिंग है और ये क्या है? ये दूसरा स्ट्रिंग है बी, ठीक है, ये कौन है? ए स्ट्रिंग, ये बी स्ट्रिंग, और यहां से ब्लॉक एंड मास को इसने कनेक्ट कर दिया। तो इससे लेके चलेंगे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल लेके चलेंगे, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में आ चुका है कि ये कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले पॉइंट में वो क्या कहता है कि मैंने क्या किया? स्लोली फोर्स, बिल्कुल मैंने क्या किया? स्लोली भी, इस देखो यहां से इससे टाइट किया और एक सडन जर्क दे दिया मैंने इसको, यानी कि ऐसे कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक की इससे कनेक्ट है और नीचे एक और रोप लटका दी, इस रोप को पकड़ के सडन जर्क में दे रहा, तो वो पूछेगा ए वाली जो रोप है वो ब्रेक होगी या बी वाली रोप ब्रेक होगी, ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैं इसको सडन जर्क प्रोवाइड करता हूं बी रोप को पकड़ के, ठीक है, बाय टाइटिंग ए बी रोप वी प्रोवाइड ए सडन जर्क, देन ए रोप विल ब्रेक और बी रोप विल ब्रेक, कौन सी रोप है वो ब्रेक होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे सोचने की बात है, जब अगर मैं किसी को सडन जर्क देता हूं तो जो फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा वो ए पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, वो किस तक रहेगा? इस बी वाली रोप तक रहेगा, और कौन सी वाली ब्रेक हो जाएगी? बी वाली ब्रेक हो जाएगी। सबसे पहले पॉइंट में सडन जर्क, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सडन जर्क है, सडन जर्क। अब सडन जर्क जब दिया जाएगा, सडन जब इसके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा तो सारा फोर्स है वो यहीं पे अपीयर होगा, वो ए पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। अब वो होगा क्यों? वो होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होगा, क्योंकि ये जो है सारी बॉडी पहले रेस्ट के ऊपर थी और मैंने सडन जर्क दे दिया तो ये रस्सी सडनली क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। इसलिए तो कौन सी ब्रेक होगी? इसका आंसर होगा बी विल ब्रेक, बी विल ब्रेक, ठीक है, बी वाली ब्रेक होगी। अब दूसरी सेकंड इसका एग्जांपल हम लेते हैं, वो लेते हैं स्लो फोर्स। स्लो फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही मैं इस रोप के ऊपर एक स्लो फोर्स अप्लाई करूंगा, स्लोली स्लोली मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा, तो ये जो सारा फोर्स है इस रोप से होते हुए किस रोप के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा? ए वाले रोप के ऊपर। अगर मैं इसको स्लो 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 नीचे की तरफ टाइट करके नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, तो ये सारा फोर्स किस पे अपीयर हो रहा है? ए वाले के ऊपर अपीयर हो रहा है। और जब सडन जर्क दिया था तो वो ए तक नहीं पहुंचा, यहीं पे इसी पे इंपैक्ट आ गया था। तो जब हम इसको स्लो फोर्स देते हैं तो जो ए वाला है रोप वो ब्रेक होगा, तो हम क्या कहते हैं? ए रोप विल ब्रेक, विल ब्रेक। दिस इज द मेन डिफरेंस।
इससे पहले मैंने जो एग्जांपल बताया था हॉर्स वाला या बस वाला, वो जनरल एग्जांपल आप स्टडी करते हो, वो जनरल लाइफ में आपको बता दिए, आपको हर जगह बताया गया होगा। बट जो ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, कई बार क्वेश्चंस भी बन के रूप में भी आया है और क्वेश्चंस के रूप में आ भी सकता है आगे, और ये एक हाई लेवल प्रोफाइल के लिए यूज किया जाता है। सडन जर्क में बी वाली ब्रेक होगी, स्लो रोक में ये ब्रेक होगी, क्योंकि सारा फोर्स स्लोली स्लोली किस में ट्रांसफर हो जाता है, ए वाले में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल करवाया है। तो दिस होल अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जो कंप्लीट था ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद जल्दी से इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, और वो जो थर्ड पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, दैट थर्ड पार्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कौन सा है भाई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये रहा, इफ ए बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट ट्राई टू रिमेन और ट्राई टू मूव इन सेम डायरेक्शन के अंदर। अब इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूं, रोलिंग व्हील, जो आपका रोलिंग व्हील होता है, जब आप गाड़ी चलाते हो व्हील रोल करता है, ऑफ एनी व्हीकल थ्रो आउटवर्ड, ऑफ एनी व्हीकल थ्रो आउटवर्ड, वो क्या करता है, मड को थ्रो करता है, थ्रो आउट मड, ठीक है। कोई भी व्हीकल हो, आपको पता है कि जैसे ये व्हीकल है ऐसे घूम रहा है इसका, तो ये इस तरफ क्या करेगा, मड को फेंकेगा और थ्रो करेगा, वो किसका एग्जांपल होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे तीन टाइप का इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद न्यूटन सेकंड लॉ। बट जब आप न्यूटन सेकंड लॉ को स्टडी करते हो तो इससे पहले आपको एक चीज को स्टडी करना होता है, उसी के बाद आप उसको स्टडी कर पाते हो, और दैट कंसेप्ट इज लीनियर मोमेंटम। जो कंसेप्ट आएगा वो कंसेप्ट हो जाएगा आपका लीनियर मोमेंटम, ये आपको पता होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम, देखिए लीनियर मोमेंटम की जो जनरल डेफिनेशन है वो आपको बताई जाती है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन होता है सिंपल मास और वेलोसिटी का, आपको ऐसे बता दिया जाता है सिंपली, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज एक्चुअल नॉट एक्चुअल डेफिनेशन। ये ठीक है एक छोटी क्लास में लिखने के लिए अच्छा है, बट एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, सपोज कीजिए कि ये बॉडी है, इसका मास m है, किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो इसका टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मोमेंटम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, p से। मोमेंटम क्या होता है, स्टार्टिंग में पहले मैं इसकी एक सिली डेफिनेशन आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको गहराई में लेके जाता हूं। क्या होता है, अगर कोई बॉडी का मास m है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो ये m into v दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या बना देगा, मोमेंटम बना देगा। इस लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, और ये किसके बराबर होता है, m into v के बराबर होता है। क्योंकि यू आर द न्यूकमर्स, और कुछ ऐसे भी हैं जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ ऐसे वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आपको पता ही डायरेक्ट चल जाएगा कि p is equal to m into v। बट जो न्यूकमर्स है उनके लिए बता दूं, मोमेंटम होता है, इसको डिनोट किया जाता है p से, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन p होता है, और ये प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी। बट इसके अगर एक्चुअल डेफिनेशन बताऊं तो मैं क्या बताऊंगा, द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी, उस बॉडी के पास जितनी अमाउंट में मोशन है, यानी कि ये मास m है, v वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट हुई, तो इसके पास कितनी मोशन आई, कितनी मोशन इस बॉडी के अंदर है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय बॉडी, कंटेन्ड बाय बॉडी, ठीक है। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जगह यूज होगा और हम यूज भी करेंगे। तो अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एंड इट इज मेजर्ड, it is measured as product of mass and velocity, product of mass and velocity, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, जितने अमाउंट में किसी बॉडी के पास मोशन आती है, अगर कोई बॉडी है उसका मास m है, v वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट हुई, तो जितनी उसके पास मोशन आएगी उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं, और ये मेजर की जाती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसलिए लिखते हैं कि p इज इक्वल टू में मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे इसकी यूनिट क्या होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब p की यूनिट क्या होगी, सबसे पहले मास की यूनिट जानेंगे, किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की, यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ओके। इस मोमेंटम का ही अगले केस में यूज हो रहा है
इसलिए हमने इसके बारे में स्टडी किया है कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम एक सिंपल सी बात थी, एक छोटा सा कंसेप्ट था, उसके बारे में हमने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ। अब मैं इसको पूरे को साफ करके स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। अब जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने स्टडी किया था, जिसको हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, उसके बाद हमने स्टडी किया न्यूटन सेकंड लॉ। अब जो न्यूटन का सेकंड नियम है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स F अप्लाई हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt। दिस dp by dt इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, अगर किसी के नीचे टाइम आता है तो वहां पे रेट लगा देते हैं। जैसे कि 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा पावर, पावर को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क W by T। इसी प्रकार dp by d क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, force is directly proportional to rate of change of momentum, rate of change of momentum। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो दैट इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt के बराबर हो गया। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाएं तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, k। आपको एक बात याद रखना, 11th क्लास में हो गए तो एक बात बता देता हूं, जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को k से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे k की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, इसलिए हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, dp डिवाइडेड बाय में dt के बराबर, दैट इज द फोर्स। ये हमारे पास इतने अमाउंट में फोर्स आ गए। अब इसके बाद हमें पता है, इसी से पहले कंसेप्ट किया था कि मोमेंटम इज इक्वल टू m into v। p इज द मोमेंटम एंड वैल्यू इज m into v के बराबर हो जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करूं तो फोर्स इज d अपॉन में dt m into v। अब आपको पता है कि मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी बॉडी का, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, अंदर कौन बचेगा, dv अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू फोर्स। ये फोर्स के बराबर है। अब dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, dt क्या है, चेंज इन टाइम। अब आपको पता है वेलोसिटी बाय टाइम किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आपने सेकंड यूनिट में काइनेमेटिक्स में ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी को नहीं पता तो ऊपर आपको कॉर्नर के अंदर कंप्लीट वीडियो के बारे में प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, यहीं पे कॉर्नर में आपको सामने मिल जाएगा। x यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर ये फोर्स x डायरेक्शन में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ma(x) के बराबर, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर और वेक्टर के बारे में भी सेकंड यूनिट में बताया मैंने। अगर किसी को नहीं पता कि 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट, एक z कोऑर्डिनेट, तो हमने सबसे पहले फोर्स लिया x कोऑर्डिनेट में ma(x), इसके बाद लिया y कोऑर्डिनेट में दैट इज ma(y), और थर्ड लिया z कोऑर्डिनेट में दैट इज ma(z). तीनों कोऑर्डिनेट में, x में ma(x), y में ma(y), z में ma(z). अगर किसी बच्चे को वेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं पता तो ऊपर लिंक में वही कॉर्नर में वीडियो मिलेगी पूरी प्लेलिस्ट की, काइनेमेटिक्स, जहां पे स्केलर और वेक्टर, उनके डॉट प्रोडक्ट, उनकी रिजोल्यूशन, उनके x y z कंपोनेंट में डिस्क्रिप्शन है। तो x डायरेक्शन में फोर्स ma(x), y में ma(y) और z में ma(z) हो जाएगा। तो दिस इज द 3 डायरेक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब न्यूटन्स सेकंड लॉ जैसे ही हमने डिस्कस किया तो हमारे ध्यान में आता है कि हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में आप देखेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ जो कहता है उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आपको पता करनी होगी।
न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या कहा था वो देखिए सबसे पहले। अब सपोज कीजिए ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई, इस टेबल के ऊपर ये बुक है, ठीक है। अब क्या करेगी ये बुक, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी, जिस फोर्स को हम क्या कह देता हूं, एन कह देता हूं। जितना फोर्स ये बुक इसके ऊपर लगा रही है उतना ही फोर्स ये टेबल इसके ऊपर लगा रही होगी, सेम अमाउंट में। बस ये बुक ने जो फोर्स लगाया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, इस टेबल ने जो फोर्स लगाया वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। तो हमने क्या बताया, हमने यहां पे देखा कि जो बुक ने इसके ऊपर और इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है, दोनों फोर्स इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, ये भी एन के बराबर वो भी एन के बराबर। दूसरा एग्जांपल, सपोज करो मैं इस बोर्ड के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो मैंने क्या लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया अंदर की तरफ, तो बोर्ड क्या लगाएगा, बाहर की तरफ, बाहर वाली डायरेक्शन में। मैंने कहा लगाया अंदर की तरफ, बोर्ड कहां लगाएगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो दोनों में सेम है, उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या कहेंगे इस प्रकार, टू एवरी एक्शन, इसलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। किसी भी एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट क्या रहती है, रिएक्शन रहती है। अभी अभी बताया मैंने, जैसे कि इस टेबल ने इस बुक के ऊपर, इस बुक ने इस टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाया दैट इज एन, तो इसने क्या किया, एक्शन लिया, और इसके ऊपर इस टेबल ने वापस लगाया, उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एक्शन कहेंगे। दोनों इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। अब आप एक बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर ये भी एन है, ये भी एन है, दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेबल के ऊपर लग रहा है, ये बुक के ऊपर लग रहा है, ये किसने, बुक ने टेबल के ऊपर लगाया, तो दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दे कैन नॉट कैंसिल टू ईच अदर, कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं ये डिफरेंट बॉडी। बिकॉज बुक लगा रही है इसके ऊपर फोर्स और ये लगा रहा है बुक के ऊपर, तो एक फोर्स तो लग रहा है बुक पे और दूसरा किस पे लग रहा है, टेबल पे लग रहा है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। इसलिए कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे लगते हैं या अलग अलग बॉडी पे लगते हैं? तो आप बताएंगे एक्शन अलग बॉडी पे लगता है, रिएक्शन अलग बॉडी पे लगता है, टू बॉडी प्रोसेस होता है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं कर सकता। तो दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के बराबर था, ठीक है। इसके बाद एक सिंपल सा इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल की हम यहाँ पे बात करते हैं। एक सिंपल देखिए क्या कहता है, एक बॉडी है जिसका मास है 50 ग्राम। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, एक बॉडी है उसका मास है 50 ग्राम और वो क्या करती है, एक हाइट से, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं, ये यहां से नीचे की तरफ फोर्स होती है, ठीक है, और ये जो हाइट गिवन है दैट इज 5 मीटर, 5 मीटर से गिरती है, और इससे टकराने के बाद ये बाउंडिंग बैक होती है, और बाउंडिंग बैक होती है कितने मीटर, 3.2 मीटर, ठीक है, 3.2 मीटर। मैंने क्या बताया, एक बॉडी है जिसका मास 50 ग्राम है, वो 5 मीटर हाइट से नीचे फ्लोर या सरफेस पे, दैट इज अ सरफेस, इस सरफेस से स्ट्राइक करती है, और इस सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंडिंग बैक करती है, और बाउंडिंग बैक कितना करती है, 3.2 मीटर। और जब ये सरफेस से टकराती है तो ये जो टाइम है इससे टकराने का और बाउंडिंग बैक करने का, जैसे कि आप धरती पे क्या करते हो, बॉल से नहीं खेलते ऐसे, फुटबॉल से ऐसे खेलते हो, तो आपने फुटबॉल को नीचे मारा, वो उससे टकरा के वापस बाउंस बैक करती है, आपको भी पता है। जो बॉल होती है, जैसे आपने देखा होगा अगर कोई प्लेयर ने कोई भी एक स्ट्रोक लगाया, वो स्ट्रोक क्या करेगा, जैसे यहाँ पे प्लेयर करा ऐसे लगाया, क्रिकेट में ऐसे लगा के वो ऐसे जाती है, ऐसे बाउंड बैक होती है। तो यही बात बता रहा है कि हमने ऊपर से 5 मीटर हाइट से एक बॉल को नीचे छोड़ा, वो सरफेस से स्ट्राइक करके वापस बाउंड बैक हुई 3.2 मीटर, और ये जो डेल्टा टी है ये है 0.02 सेकंड, यानी कि इस सरफेस से टकराने का जो टाइम है वो कितना है, 0.02 सेकंड के बराबर। क्वेश्चन कहता है एवरेज फोर्स की वैल्यू बताओ, फाइंड आउट द एवरेज फोर्स, कितना फोर्स लगाया, यानी कि जब ये बॉल इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही थी तो उसने कितना फोर्स लगाया, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले एक एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा हमें, कि इसने सबसे पहले तो हमसे क्या पूछ लिया, फोर्स की वैल्यू, एवरेज फोर्स।
अब मुझे पता है कि एवरेज फोर्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाय dt। अभी अभी बताया था न्यूटन सेकंड लॉ में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज फोर्स एवरेज इज dp बाय dt। न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला था, इसी वीडियो में बताया। किसी को ध्यान नहीं है तो थोड़ा बैक जाइए, देख सकते हो। अब हमारे पास जो dt है, इस डेल लिखो चाहे इसको dt लिखो, इसकी वैल्यू तो गिवन है, ये dt तो हमारे पास है, दैट इज 0.02 सेकंड के बराबर। अब हमारे पास है कौन नहीं, dp, जिसको हम क्या कहते हैं, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अगर मेरे को इस dp की वैल्यू पता चल जाए तो इसको मैं क्या लिखूंगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अभी अभी बताया है मैंने मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, m v फाइनल, इनिशियल मोमेंटम m v इनिशियल। मोमेंटम का कंसेप्ट बताया था ना, p इज इक्वल टू m इनटू v, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी। तो p f इज mvf, pi इज mvi, ये दोनों वैल्यू। अब मुझे p फाइनल और p इनिशियल पता करना है। अगर p फाइनल और p इनिशियल पता चल गया तो मैं dp पता चल जाएगा, उस dp को यहां रखूंगा, नीचे dt रखूंगा, एवरेज फोर्स आ जाएगा। अब इसको निकालने के लिए मुझे v फाइनल और v इनिशियल चाहिए, क्योंकि मास ऑफ बॉडी का 50 ग्राम है, वो तो मेरे को पता है कि मास ऑफ द बॉडी इज 50 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करूंगा तो 50 × 10⁻³ kg, ये किलोग्राम में चेंज कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है, और साथ साथ सेंट्रल बोर्ड में भी पूछ लिए जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में भी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेन ये है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो p फाइनल इज mv फाइनल, p इनिशियल इज mv इनिशियल। अगर मुझे v इनिशियल और v फाइनल पता चल जाए तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं p फाइनल। अब हमारे पास डेटा क्या गिवन है, हाइट गिवन है। अब आपको पता होगा एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके। अब v क्या हो जाएगा, v इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियली यहां पे थी, यहां पे बॉल रेस्ट के ऊपर थी, इनिशियली किसके ऊपर थी, रेस्ट पे। रेस्ट पे से हमने नीचे छोड़ी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। क्यों 0 हुई, क्योंकि मैं यहां से ड्रॉप कर रहा हूं। ड्रॉप कब करूंगा, जब मैंने इसको पकड़ा हुआ हाथ में, मैंने बॉल को हाथ में पकड़ा हुआ, फिर नीचे छोड़ता हूं, मेरे हाथ में जब बॉल है तो रेस्ट के ऊपर है, कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 है। प्लस में 2, जब किसी बॉल को, इस चीज को मैं, इस चौक को मैं यहां से नीचे छोड़ता हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ नीचे जाती है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, g। और s कितनी है टोटल, ये s 5 मीटर है, तो इनटू 5, तो v इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2, g की वैल्यू आप सबको पता है 10 के बराबर होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट आप उसको किसके बराबर मान लेते हो, 10 इनटू में 5, तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 100। और यहाँ पे v इनिशियल इज इक्वल टू में √100 और दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतनी हो गई। जब ये बॉल इससे स्ट्राइक कर जाएगी तो वापस बाउंडिंग बैक करेगी। वो कितना बाउंड बैक कर रही है, 3.2 मीटर बाउंड बैक कर रही है। अगर ये 3.2 मीटर बाउंड बैक कर रही है तो इसके ऊपर फिर से वही कांसेप्ट अप्लाई कर देता हूं मैं। देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियली क्या था, यहां से नीचे आई, फाइनली ये हो गया, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, v फाइनल। अब v फाइनल स्क्वायर, वही इनिशियली तो क्या था, 0 के ऊपर थी, जब इससे स्ट्राइक किया तो 1 सेकंड के लिए 0 पे आई होगी, तभी तो इनका कांटेक्ट हुआ होगा। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन वही 10 g10, s कितनी है 3.2, s इज 3.2 मीटर, तो v फाइनल इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 2 गुना 32, 32 दूनी 64, ये कितना आ जाएगा 8, तो v फाइनल इज 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई, v फाइनल आ गई। अब हमारे पास v फाइनल b है, v इनिशियल b है, तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, तो यहां से फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहां से क्या आएगी, p फाइनल की वैल्यू 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय में v फाइनल इज 8, इट इज 8 इज इक्वल टू mv इनिशियल 50, सॉरी ये 50 था, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय में कितना है 10 मीटर, तो दैट इज 10 मीटर दोनों। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं, इसका अब कोई काम नहीं बचा। अब देखो क्या होगा, dp इज इक्वल टू mv फाइनल, दैट इज दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाय में 8 मल्टीप्लाई बाय में 10⁻³ माइनस 3, माइनस में
दैट वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाय में 10 मल्टीप्लाई बाय में 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। ये आ गई हमारे पास dp की वैल्यू। अब एवरेज फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 0 4 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस ये हो जाएगा 500 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय में डेल टी की वैल्यू 0.02। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो एवरेज फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है। तो ये हमें इसको सोल्व करोगे तो चाचा ये कितना हो जाएगा, -100 × 10⁻³ डिवाइड बाय में 2, तो ये 100 इसका क्या जाएगा ऊपर, ये पॉइंट हटा दिए तो ऊपर जाएगा, तो होगा क्या, अब देखिए 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, 2 ये 4 10⁻⁴, यहाँ पे है -3 डिवाइड बाय 2, तो दैट इज -5 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो कितना एवरेज फोर्स आया भाई, 5 न्यूटन। उसके कंसेप्ट को समझना है, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जैसे रीजनली मैंने क्वेश्चन सोल्व किया ऐसे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।